अजय सर आप सभी विद्यार्थियों को समझ फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग स जीव विज्ञान से पार्ट 1 जैव प्रक्रम से पार्ट 3 लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है, आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 में जो है जैव प्रक्रम में जो है पार्ट 1 जैव प्रक्रम में पार्ट 3 में जो है हम लोग प्रकाश संश्लेषण की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित सभी प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी और इससे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी इसमें बताया जाएगा इस वीडियो में, इस सीरीज में। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी बच्चे और 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनके एग्जाम 2024 में है तो जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो आज प्रकाश संश्लेषण में जो है हम लोग जितने भी प्रश्नों की चर्चा करेंगे वो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे वह दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो या चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे जो है सभी मित्र सभी दोस्त जो है पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन की जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर आपका सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए, तो हम लोग प्रश्नों को समझते हैं। आज पढ़ना क्या है सीरीज 3 में पार्ट 3 में, तो पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण क्या है। आपको चर्चा करना है, आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रश्न पूछा जाता है कि एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो ध्यान से आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और प्रश्नों को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आंसर यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा। आपको खुद से कॉपी कलम लेकर के उसको सुन करके मेरी प्रश्न जो मैं उत्तर बताऊंगा उसको आपको नोट करना होगा। देखिए, जब भी आप साइंस पढ़ रहे हैं मेरे चैनल पे तो आप कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए, ताकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो मैं पढ़ाते पढ़ाते बताता हूँ, तो वो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उसको नोट किया कीजिए, है ना। तभी जो है आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो प्रश्न लिख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। वीवीआई क्वेश्चन, आप वीवीआई लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, या प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जरूर आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है या प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जब पेड़ पौधे, मान लीजिए यह पौधा है, हमने एक चित्र रचना किया। जब पेड़ पौधे अपने जड़ों के माध्यम से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करके उसे तना द्वारा पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके सूर्य की प्रकाश में परागहरित की सहायता से जब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं तो इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया। इस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आपने लिख लिया है, समझ में आया। आप चित्र देख करके भी समझ सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत बारीकी से। मैंने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा जो है अपनी भाषा में, प्रश्न में एग्जाम में लिखा रहता है, जब कॉपी आप लिखने जाइएगा तो लिखा रहता है निर्देश में कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो मैं जो प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा बता रहा हूं वह अपनी शब्द है, बच्चों की शब्द है। आप पढ़ते हैं, आपको अपनी भाषा में जो है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देना है। आप जितना ही अपनी भाषा में किसी भी प्रश्न का आंसर लिखेंगे आपको उतना ही सटीक और अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, हमको किताबी भाषा रटना नहीं है, किताबी ग्रह नहीं बनना है, बस समझ लेना है और अपनी भाषा में उस प्रश्न के आंसर लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना, और अच्छा स्कोर मिलेगा आपको साइंस में। तो प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है या प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो आंसर क्या बताइएगा कि जब पेड़ पौधे अपने जड़ों के माध्यम से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करके उसे तना द्वारा पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके सूर्य की प्रकाश में परागहरित की सहायता से जब कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं तो इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऑक्सीजन मुक्त होता है। अर्थात जैसे आप क्या दिखाना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक समीकरण दिखाना होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सभी बच्चे, यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे CO2 प्लस H2O इज गोइंग टू प्रणहरित, यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रणहरित, यहाँ पे लिखेंगे सूर्य
का प्रकाश इज गोइंग टू C6H12O6 प्लस O2। बात समझ में आ गया? ये समीकरण आपको दिखाने पड़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखने के बाद यह आप इस समीकरण को दिखा दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है 1 नंबरिया क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखें। आप लिख दीजिएगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो यह समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की जब भी आप परिभाषा लिखें, प्रकाश संश्लेषण की जब भी आप आंसर लिखें, उत्तर लिखें, तो इस समीकरण को जरूर दिखाएं, क्योंकि इस समीकरण को दिखाइएगा नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। समीकरण क्या है प्रकाश संश्लेषण का? समीकरण क्या है प्रकाश संश्लेषण का? तो ध्यान से सुनिएगा। CO2 प्लस H2O इज गोइंग टू C6H12O6 प्लस O2। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O का मतलब जल होता है। इज गोइंग टू जो लिखे होंगे, ऊपर प्राणहरित लिखना है, नीचे सूर्य का प्रकाश लिखना है, उसके बाद लिखना है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया? इसको ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। और O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह समीकरण समझ में आ गया है। अब दिया गया समीकरण संतुलित नहीं है, समझ में आया ना? तो आपको समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम समीकरण लिख दिए और संतुलित कर भी नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। और हमने केमिस्ट्री में जो है समीकरण को संतुलित करने का वीडियो बनाया है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन, यह अभिकारक है और यह उत्पाद है। तो यहाँ पे कार्बन देखिए 6 गो है और यहाँ पे क्या है? 1 ही है। तो यहाँ पे 6 बैठा दीजिएगा तो कार्बन कितना हो गया? 6 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो? 6 2 ना 12 13 हुआ। यहाँ पे कितना लिखे? तो ऑक्सीजन 2 6 2 8 है। तो यहाँ पे 6 बैठाइए तो 6 2 ना 12 6 18, 6 2 12, यहाँ पे 6 बैठा दिए तो 6 18 हो जाएगा। 6 2 12 6 18 ऑक्सीजन, और 6 2 12 6 2 12 6 2 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन 6 2 12 तो 12 हो गया। तो इस तरह से समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो आप इतना लिख दीजिएगा, ये समीकरण संतुलित कर दीजिएगा तो आपको जो है प्रकाश संश्लेषण से के जो प्रश्न के आंसर है वो लिखा जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जो है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा समझ में आ गई है। आपने इस समीकरण को भी नोट कर लिया होगा और जो हमने परिभाषा बताई वो भी आपको याद हो गया होगा। फिर से प्रश्न बोल देते हैं। प्रश्न क्या था कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो ध्यान से सुनिए, आंसर क्या लिखना है। जब पेड़ पौधे, या पेड़ पौधा जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जब पेड़ पौधे अपने जड़ों के माध्यम से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करके उसे तना द्वारा पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रहा है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके सूर्य की प्रकाश में प्राणहरित की सहायता से जब अपना भोजन तैयार करते हैं, या जब कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, या जब ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऑक्सीजन मुक्त होता है। उसके बाद क्या दिखाएंगे? CO2 प्लस H2O इज गोइंग टू C6H12O6 प्लस O2। उसके बाद इसको संतुलित कर दीजिएगा, आपको जो है आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा समझ में आ गई है। हमने यह जो समीकरण दिखाया है वो भी आपने सीख लिया है। आपके एग्जाम में वर्षनीय प्रश्न में भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? तो CO2 प्लस H2O इज गोइंग टू, ऊपर प्रणाली लिखना है, नीचे सूर्य का प्रकाश लिखना है, उसके बाद लिखना है C6H12O6 प्लस O2 लिखना है। उसके बाद सभी जगह 6 बैठा देना है। यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे बताया है, समीकरण को आप संतुलित कर दीजिएगा और इस तरह से जो है आपको जो है 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और वर्षनीय प्रश्न में प्रश्न पूछेगा तो आशा करते हैं कि आपको जो है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा समझ में आ गई है। हमने जो सिखाया, जो समझाया वो आपको समझ में आ गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या आपने इसको उतार लिया है। एक चीज और याद रखिएगा, सन 1898 ईस्वी में एक चीज हमें से वर्षनीय प्रश्न के लिए एक चीज याद रखिएगा कि सन 1898 ईस्वी में इसमें बार्नस नामक वैज्ञानिक ने जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा था। फोटोसिंथेसिस इस प्रक्रिया को क्या कहा था? फोटोसिंथेसिस। तो यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में वर्षनीय प्रश्न के रूप में
आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। सन 1898 ईस्वी में बार्नस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। समझ में आ गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया, तो आप बताइएगा कि सन 1898 ईस्वी में बार्नस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्तनी प्रश्न के लिए प्रश्न पूछेगा तो आप जरूर याद कीजिएगा। हमने क्या कहा कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। तो आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए, तो आपको जरूर इससे बायोलॉजी में जो भी प्रश्न आएंगे हम सभी प्रश्नों की मैं चर्चा करूंगा, और सभी एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं सबको बताऊंगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए, भागिए नहीं, डरिए नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सभी चीज़ों को समझ जाइएगा तो आपके जीवन बदल सकते हैं और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण को सन 1898 ईस्वी में फोटोसिंथेसिस किसने कहा था, तो बार्नस ने कहा था। यह प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है, किस अलग अलग तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। बस आपको याद रखना है कि सन 1898 ईस्वी में बार्नस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा था। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें याद हो गई है। क्या कहा था, फोटोसिंथेसिस। कब, सन 1898 ईस्वी में। किसने कहा था, बार्नस नामक वैज्ञानिक ने। किस प्रक्रिया को कहा था, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। वर्तनी प्रश्न में प्रश्न पूछा कैसे जाएगा, तो दो तीन तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को किसने फोटोसिंथेसिस कहा था, तो बार्नस नामक वैज्ञानिक ने। कब कहा था, सन 1898 ईस्वी में। तो इस सभी प्रश्नों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा वर्तनी प्रश्न के रूप में। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है और आपने अपने कॉपी में नोट कर लिया है। कि अगर नोट नहीं किए तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सन 1898 ईस्वी में बार्नस ने जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा था। तो आप होशियार बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में और समझते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि प्रत्येक हरित लवक युक्त पत्ती जो होती है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। एक चीज और याद रखिएगा कि प्रत्येक हरित लवक पत्ती जो होती है, प्रत्येक हरित लवक पत्ती जो होती है भोजन उत्पादन कारखाना, फूड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। प्रत्येक हरित लवक युक्त पत्ती जो है, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक हरित लवक युक्त पत्ती जो होती है भोजन उत्पादन कारखाना या फूड फैक्ट्री कहलाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपको वर्तनी प्रश्न में कि भोजन उत्पादन कारखाना किसे कहते हैं, तो प्रत्येक हरित लवक युक्त पत्ती, ठीक है, भोजन उत्पादन कारखाना कहलाता है या फूड फैक्ट्री भी कहते हैं इसको। तो इंग्लिश में प्रश्न पूछेगा फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रत्येक हरित लवक युक्त पत्ती जो है फूड फैक्ट्री कहलाता है। समझ में आ गया, भोजन उत्पादन कारखाना कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह भी बातें समझ में आ गई। समझ में आ गया, समझ में आ गया। वर्तनी प्रश्न पूछा जाएगा कि फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रत्येक हरित लवक युक्त पत्ती जो है, प्रत्येक हरित लवक युक्त पत्ती जो है भोजन उत्पादन कारखाना या फूड फैक्ट्री कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको भी ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के एमबीए क्वेश्चन आंसर आपको सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण संबंधित और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे मैं बताने जा रहा हूँ इस बोर्ड पे, और आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। तो इससे संबंधित एक और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है वर्तनी प्रश्न ग्रुप में, प्रकाश संश्लेषण संबंधित। जैसे आपने सुना कि प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यानी पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि उस भोजन का परिवहन या समूहन कौन सा उत्तक करता है। तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में जो पेड़ पौधे दिखाई दे रही है, इस पेड़ पौधों में जो है भोजन का समूहन, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का समूहन या ग्लूकोज का समूहन जो है फ्लोएम उत्तक करता है। कौन करता है, तो फ्लोएम उत्तक। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वर्तनी प्रश्न ग्रुप में प्रश्न पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में भोजन का समूहन, भोजन का समूहन, का समूहन, समूहन
या परिवहन भी हो सकता है। इस चीज को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में भोजन का संवहन या परिवहन कौन सा ऊतक करता है, तो फ्लोएम ऊतक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्षनिष्ठ प्रश्न के रूप में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि पेड़ पौधों में ग्लूकोज का संवहन या परिवहन कौन सा ऊतक करता है, तो फ्लोएम ऊतक। प्रश्न पूछ देगा वर्षनिष्ठ प्रश्न में कि पेड़ पौधों में स्टार्च का संवहन कौन सा ऊतक करता है, या प्रश्न पूछ देगा कि स्टार्च का परिवहन कौन सा ऊतक करता है, तो आप बताइएगा फ्लोएम ऊतक। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संवहन कौन सा ऊतक करता है या परिवहन कौन सा ऊतक करता है, तो आप बताइएगा फ्लोएम ऊतक। ठीक है, तो पेड़ पौधों में जो संवहन ऊतक होता है वह फ्लोएम ऊतक होता है, जो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से जब कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, स्टार्च का निर्माण होता है या भोजन का निर्माण होता है, कुछ भी पूछ दे इसमें जिसमें परिवहन होता है, तो उसमें कौन सा ऊतक करेगा, तो फ्लोएम ऊतक करेगा। संवहन कौन सा ऊतक करेगा, तो फ्लोएम ऊतक करेगा। समझ में आ गया, कंफ्यूजन नहीं होगा। वर्षनिष्ठ प्रश्न आपको समझ में आ गया। देखिए, प्रकाश संश्लेषण से जितने भी वर्षनिष्ठ प्रश्न बनेंगे और जितने भी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन या वर्षनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, हम सभी प्रश्नों का यहाँ पे पोस्टमार्टम करेंगे, सभी प्रश्नों को हम आपको बताएंगे। कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको सही प्रश्न समझ में आएंगे। भागना नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सभी प्रश्नों को बारीकी से समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे बायोलॉजी में पाठ 1 में जैव प्रक्रम में, हम सभी प्रश्नों की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप हुए देखने का प्रयास कीजिएगा। और आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको जीव विज्ञान की तैयारी बढ़िया से करनी है, तो जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप हुए देखने का प्रयास कीजिएगा। तो समझ में आ गया आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा वर्षनिष्ठ प्रश्न में, इस चित्र के माध्यम से, और बहुत सारे प्रश्न हमने आपको बताया भी। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में भोजन का संवहन कौन सा ऊतक करता है, तो आप बताइएगा फ्लोएम ऊतक। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों में जो है, पेड़ पौधे जो है, इसमें देखिए यहाँ पे जल है, तो पेड़ पौधों में जल का संवहन कौन सा ऊतक करता है या परिवहन कौन सा ऊतक करता है, तो याद रखिएगा जाइलम ऊतक। कौन सा ऊतक, जाइलम। याद रहेगा कौन ऊतक, तो जाइलम ऊतक। जाइलम, जाइलम ऊतक। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बढ़िया से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ रहे हैं कि पेड़ पौधों में, एक चीज और याद रखिएगा आप, एक चीज और याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में जल का संवहन कौन सा ऊतक करता है, तो याद रखिएगा जाइलम ऊतक। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है, वर्षनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। आप कॉपी कलम लेकर बैठे तो उसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में जल का संवहन या परिवहन कौन सा ऊतक करता है, तो आप बताइएगा जाइलम ऊतक। क्या बताएंगे, जाइलम ऊतक। क्या बताएंगे, जाइलम ऊतक। समझ में आ गया। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में जल का संवहन कौन सा ऊतक करता है, तो आप क्या बताएंगे, जाइलम ऊतक। समझ में आ गया, इस जल का संवहन कौन सा ऊतक करेगा, तो जाइलम ऊतक। याद हो गया। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में जल का संवहन, इस जल का संवहन या परिवहन कौन सा ऊतक करेगा, तो जाइलम ऊतक। याद हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने सीखा भी वर्षनिष्ठ प्रश्न रूप में, और एग्जाम में हर साल आता है, तो कंफ्यूजन नहीं। एग्जाम में बायोलॉजी में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित सभी प्रश्न, तो आप जरूर पूरे प्रश्नों को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कॉपी कलम लेकर बैठे तो नोट करते चलिएगा वर्षनिष्ठ प्रश्न में, या हम अभी आपको समझा दिए थे, याद भी हो गया होगा। पेड़ पौधों में प्रश्न पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में जल का संवहन कौन सा ऊतक करता है, तो जाइलम ऊतक। या प्रश्न पूछेगा कि पेड़ पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है, तो जाइलम ऊतक। समझ में आ गया। एग्जाम में वर्षनिष्ठ प्रश्न पूछेगा कि पेड़ पौधों में भोजन का संवहन कौन सा ऊतक करता है, तो फ्लोएम ऊतक। या प्रश्न पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में जो है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन या संवहन कौन सा ऊतक करता है, तो फ्लोएम ऊतक। प्रश्न पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में स्टार्च का संवहन कौन सा ऊतक करता है, तो फ्लोएम ऊतक। प्रश्न पूछा जाएगा पेड़ पौधों में ग्लूकोज का संवहन या परिवहन कौन सा ऊतक करता है, तो फ्लोएम ऊतक। तो कहाँ भारी है, हमने एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न घुमा के आएगा, हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे बता दिए। अब आप इसको छोड़ते हैं एग्जाम में, आप इसको नहीं बना पाते हैं, तो गलती आपकी है। तो आशा करते हैं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई बारीकी से। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम हट जाते हैं।
तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपने जो है इस सभी प्रश्नों को समझ लिया, अपने कॉपी में नोट कर दिया। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के MBBI क्वेश्चन आंसर आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे मैं इस बोर्ड पर बताने जा रहा हूं और आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगर किसी बारीकी से कोई चीज समझाई जा रही है, उसकी व्याख्या की जा रही है तो उसको देख लेना चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम में, आपके एग्जाम में कोई प्रश्न ऐसा न हो जो छूट जाए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कोई प्रश्न छूटे, जय प्रक्रम से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो, और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कोई प्रश्न आए तो वो कभी नहीं छूटेगा, यह मेरी गारंटी है अगर आप पूरी वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और मैं इस बोर्ड पर बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए यहाँ पे। चलिए तो समझते हैं हम आगे क्या समझना है, प्रश्न क्या पूछेगा आगे। तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VBI प्रश्न है। हमने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज जब प्रक्रम में पार्ट 3 में हम लोग प्रकाश संश्लेषण की चर्चा करें तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है और ये सभी प्रश्न VBI हैं। तो आज का सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रक्रम का, तो आप सभी बच्चे जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए तो अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्नों में। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न को, कॉपी कलम लेकर बैठे थे इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है पौधा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। बात समझ में आ गया, बहुत भारी नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, बस समझ लेना है। समझ लीजिएगा तो याद हो गया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आपको रट्टा मारने की जरूरत है, ये नहीं है, समझना है। बायोलॉजी समझ लीजिए, सुन लीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त करते हैं। तो सीधे सीधे जवाब है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे जो है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक कच्ची सामग्री, पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जैसे पहला पर्णहरित, तो पर्णहरित कहां से मिलता है, तो पत्ती का हरित लवक से। जो पेड़ पौधे जो होते हैं उसके जो हरित लवक होते हैं, पेड़ पौधों के पत्ती में जो हरित लवक होते हैं वहां से पर्णहरित प्राप्त होता है। समझ में आ गया। दूसरा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होता है, तो वायुमंडल से प्राप्त होता है। तीसरा क्या है, जल, जल कहां से मिलता है, तो मृदा से मिलता है। बस 3 को चीज याद रखना है। प्रश्न क्या था कि पेड़ पौधे जो है आवश्यक कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला पर्णहरित, पर्णहरित जो है पत्ती के हरित लवक से प्राप्त करते हैं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और तीसरा जल, जल मृदा से प्राप्त करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इस प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा। आपने इसको सुना होगा तो आप बढ़िया से ध्यान से सुने होंगे, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सुनते सुनते इसको याद कर लेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न था, बहुत इजी है। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है, आपने इसको याद कर लिया होगा, सुनते सुनते याद हो गया होगा। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है। तो सीधा सा जवाब है कि पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला पर्णहरित, पर्णहरित कैसे मिलता है, तो पत्ती के जो हरित लवक होते हैं उससे पर्णहरित प्राप्त होता है। दूसरा CO2, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करता है, तो वायुमंडल से प्राप्त करता है। और तीसरा जल, जल कहां से प्राप्त करता है, तो मृदा से प्राप्त करता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया, आपने इसको याद कर लिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और मेरी बातों को भी आपने समझ लिया है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी था प्रश्न था कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त करते हैं। तो आपने इसका आंसर याद किया होगा कि पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जैसे पर्णहरित, 1 नंबर में पर्णहरित लिखिएगा। पर्णहरित जो है हरित लवक से, पत्ती के हरित लवक से प्राप्त होती है। दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से प्राप्त होता है। और तीसरा जल था जो मृदा से प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा, आपने सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गया होगा। पर्णहरित पत्ती के हरित लवक से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से,
तीसरा है जल, जल मृदा से। बस 3 को पॉइंट याद हो गया, आपने इसका आंसर दे दिया और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आशा करते हैं कि आपने इसको याद कर लिया होगा। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज भी है, तो आपने पूरे वीडियो को भी ध्यान से देखा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न कौन है। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए और मैं इस बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। बोरिंग नहीं होगा, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए है और सभी VVI प्रश्न है, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है MVVI क्वेश्चन बाय अजय सर। तो आपको पता ही है कि मैं जो भी प्रश्न बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताता हूँ और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, आप अपने स्क्रीन पे देखिए और मैं इस बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने पहले ही बोल दिया कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा होगी यहाँ पे, और आज का वीडियो पूरा प्रकाश संश्लेषण से ही संबंधित है। और प्रकाश संश्लेषण से कौन कौन से दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों की चर्चा होगी। तो आप जरूर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न क्या है 3 नंबर की, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आपको मजा आएगा। प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्रश्नों की चर्चा जरूर हो, आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा और आपको याद भी हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि वाकई में जो है यह वीडियो कितना फायदेजनक है। आपको कितने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको प्रकाश संश्लेषण से मिल रहे हैं। आपको फायदा भी होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए भी और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के लिए भी। तो प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है पत्तियों में जो है अनुकूलन जो है निम्नलिखित तरीके से हो सकती है, इस प्रकार हो सकती है। आप अपने तरीका से भाषा बना सकते हैं। देखिए, जो प्रश्न पूछा जाता है तो उसको भाषा अपने तरफ से गढ़ने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि हूबहू हम जैसे बताएं वैसे आप लिख दीजिए। आप सुनिए उसको, मैं जो बता रहा हूं, मैं जो व्याख्या कर रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए और अपनी भाषा में हर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तभी आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि कहा जाता है जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके एग्जाम के ऊपर जो है कुछ निर्देश दिए जाते हैं और उस निर्देश में लिखा जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो जब भी आप किसी भी प्रश्न के आंसर लिखते हैं तो आपकी भाषा होनी चाहिए। ये बातें आपको याद होनी चाहिए इस बात को, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कहा कि आपको जो है मैं प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे लिखे जाएंगे वह चीज भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको लिखना है एग्जाम में वह चीज भी समझना है। तो मैं जो भी बातें बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि मैं बिना काम की बात नहीं करता, मैं जो भी बता रहा हूँ समझो कि उसमें फायदा ही फायदा आपको है। चलिए, तो प्रश्न क्या था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में जो है निम्नलिखित अनुकूलन होते हैं जो इस प्रकार है, ठीक है। कौन कौन सा है? तो पहला, प्रकाश के अधिक जोखिम की अनुमति देने के लिए पत्ती की सतह समतल होती है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पहला अनुकूलन जो है कि जो प्रकाश के अधिक जोखिम की अनुमति देने के लिए जो है पत्ती की सतह कैसे होती है? समतल होती है। बस माइंड में एक ही प्लस पॉइंट क्या है भाई, क्या हमको याद करना है? इतना भाषा याद करना है, इतना नहीं रटे के, बस याद रखिएगा क्या कि पत्ती की सतह समतल होती है। हमारा इतना ही बात याद हो जाए कि पत्ती की सतह समतल होती है तो बस हमारा पॉइंट बन गए। अब भाषा अपना दिमाग से लिखे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में ही रखेगा। ये बात तू समझ गए तो तार पाई चीज समझ में आ गई, ये चीज समझो। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के पत्तियों में अनुकूलन इस प्रकार है। प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं। सीधी सीधी बात है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में निम्नलिखित अनुकूलन है जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट क्या मिला कि प्रकाश के अधिक जोखिम की अनुमति देने के लिए पत्ती की सतह समतल होती है। सीधी सीधी बात है, पत्ती की सतह कैसी होती है? समतल होती है। प्रकाश के अधिक जोखिम की अनुमति देने के लिए पत्ती की सतह समतल होती है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। समझ लेना कि पत्ती की सतह कैसे होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए, है ना। तो प्रकाश को के अधिक जोखिम की अनुमति देने के लिए, यानी तीव्र प्रकाश की जो विकिरण ऊर्जा जब इस पत्ती पे आएगी तो पत्ती की सतह कैसे होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए, है ना। तो ये अनुकूलन होना चाहिए। तो प्रकाश का जोखिम की अनुमति के लिए पत्ती की सतह कैसे होती है? समतल होती है। आप देखिएगा किसी भी पौधे का पत्ते निकाल कर देखिएगा, उसका सतह कैसा होगा? समतल होगा। तो पहला अनुकूलन मिल गया। दूसरा, सूर्य के प्रकाश को फंसाने के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है।
यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्ती होती है, जो हरित लौक होती है, उसमें पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो अब राटा मारने की जरूरत ही नहीं कि भाई अनुकूलन खातिर क्या चाहिए कि पेड़ पौधों में जितने भी पत्तियां होती हैं, है ना, सूर्य के प्रकाश को फंसाने के लिए उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होना जरूरी है। यह दूसरा अनुकूलन हो गया, समझ में आ गया। तीसरा, यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। तीसरा, आसान वाष्प को उत्सर्जन के लिए निचली सतह पर रंध्रों की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति है? रंध्रों की उपस्थिति होती है। यानी जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती है उसमें रंध्र की उपस्थिति होना जरूरी है। जो निचली सतह पे जो है रंध्रों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। किस लिए? वाष्पोत्सर्जन के लिए। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि आपको जो है इसका आंसर समझ में आ गया है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में प्रश्न पूछा कैसे जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं, तो आप सीधे सीधे बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में निम्नलिखित अनुकूलन होते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकाश के अधिक जोखिम को अनुमति देने के लिए पत्तियों की सतह समतल होती है। दूसरा पॉइंट है कि सूर्य के प्रकाश को फंसाने के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। और तीसरा पॉइंट है कि आसान वाष्प को उत्सर्जन के लिए निचली सतह पर रंध्रों की उपस्थिति होती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें याद हो गई हैं। अब आपको समझना कैसे, एग्जाम में लिखना कैसे, तो अपनी भाषा में याद रखना है। तो इसमें मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु क्या क्या याद रखना है, मूल पॉइंट क्या क्या याद रखना है। मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आ गया, हमको याद नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? आप पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। मान लीजिए यह प्रश्न हमको नहीं याद है ना। देखिए सबसे बड़ा चीज बाकी हमारा पास जो विद्यार्थी पढ़ेगा तो हम लोग एक ही चीज करेंगे कि तोरा नहीं याद हो तो कोनो बात नहीं, रट्टा मारना जरूरी बा। मेन पॉइंट याद करो, जो मूल बिंदु बा, कौन कौन मूल पॉइंट बा, कोनो भी प्रश्न आ गए ओकर मूल बिंदु कौन चीज बा, वो चीज याद करो। ओकरा बाद अपना भाषा में आंसर लिखो। ये थोड़े बाकी जौन सर पढ़ियन जौन लिखो उहे लिखे के बा, ऐसा ना होला। जौन तोरा समझ में आई उहे लिखे के बा तोरा। तो कौन चीज समझे के बा, कोनो भी प्रश्न की कौन सा मूल बिंदु होला वो चीज समझ गए तो एग्जाम में लिख दे। ठीक समझ में आता ना? चलो इसमें मूल बिंदु कौन बा, तो पहला मूल बिंदु बा, प्रश्न बा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में निम्नलिखित अनुकूलन होते हैं, जो इस प्रकार है। अब रटिक पढ़िए ना, हो गया अपना भाषा में कौन कौन। तो पहल का, पत्तियों की सतह समतल होती है। प्रकाश की अधिक अनुमति देने के लिए पत्तियों की सतह कैसे होती है? समतल होती है। तो पत्तियों की सतह समतल होती है, ये पहला पॉइंट अपना दिमाग में रखो कि प्रकाश संश्लेषण के अनुकूलन के लिए पत्तियों की सतह कैसे होनी चाहिए? समतल होना चाहिए। दूसरा, सूर्य की प्रकाश की फंसाने के लिए जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है। तो रटे के बाद पहला का भाई पत्तियों की सतह समतल होती है। दूसरा, क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है किसमें? पत्तियों में। और तीसरा, वाष्पों उत्सर्जन के लिए निचली सतह पर रंध्रों की उपस्थिति होती है। यानी पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उस प्रकाश संश्लेषण के अनुकूलन के लिए उसकी निचली सतह पर रंध्रों का होना अनिवार्य है। तो तीसरा पॉइंट रंध्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। हो गया, मिल गया। पत्तियों की सतह समतल होनी चाहिए, पत्तियों में क्लोरोफिल होनी चाहिए और वाष्पों उत्सर्जन के लिए पत्तियों में रंध्रों की होना उपस्थिति अनिवार्य है। हो गया 3 पॉइंट, बस अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। 3 पॉइंट याद रखना है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में जो है पेड़ पौधों की पत्तियों की सतह समतल होती है। दूसरा, सूर्य की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश को फंसाने के लिए जो पत्तियां होती हैं उसमें जो है क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है। और तीसरा, वाष्पों उत्सर्जन के लिए निचली सतह पर पत्तियों के जो रंध्र होती है उनका होना अनिवार्य है। यानी समतल सतह, क्लोरोफिल और रंध्र, ये 3 बातें हो गई। पत्तियों का अनुकूलन लिखा गया। बात समझ में आया? रट्टा ना मारे को पड़ी, बात समझ में आ गई तो लिख ले अपना मन से। भारी बा, आसान बा, नहीं समझ में आता है स्क्रीनशॉट ले लेकर आके। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको ये समझ में आ गया है। 3 बातें याद रखना है प्रश्न में कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में कौन सा अनुकूलन होते थे। 3 बातें अनुकूलन, पत्तियों का सतह समतल होना चाहिए। दूसरा, सूर्य की प्रकाश को फंसाने के लिए पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है, जो हरित लौक होती है, उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए। और तीसरा, वाष्पोत्सर्जन के लिए पेड़ पौधों की जो निचली सतह होती है उसमें जो है रंध्र का होना अनिवार्य है। यही जो है अनुकूलन है। समझ में आ गया?
प्रकाश संश्लेषण की पत्तियों के अनुकूलन, यही 3 बातें हैं। ये बातें याद हो गया तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और इस प्रश्न को लिख लीजिए या नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई वीडियो तो लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है प्रकाश संश्लेषण का। पूरे प्रश्नों की पोस्टमार्टम हो रही है। प्रकाश संश्लेषण संबंधित जितने भी प्रश्न है, चाहे प्रक्रम में पाठ 1 में और 10वीं क्लास एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण से जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों की चर्चा आज होगी। तो आप जरूर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है मैं इस बोर्ड में बताने जा रहा हूं और आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी घटनाएं घटित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में और सभी पॉइंटों को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, सुनना है आपको, ध्यान से सुनिएगा व्याख्या तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। ये रटने की जरूरत है नहीं, समझ लेना है सिर्फ। प्रश्न क्या है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण समय कौन सी घटनाएं घटित होती है। यानी जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, वही चीज को आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के समय निम्नलिखित घटनाएं घटित होती है। पहला है कि पर्णहरित द्वारा विकिरण ऊर्जा का ग्रहण, यानी पेड़ पौधों में जो पर्णहरित होता है, पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है उसमें पर्णहरित होता है, वह सूर्य के विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। दूसरा पॉइंट है विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी पेड़ पौधों के में जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रम में जो है जो घटनाएं घटित होती है उस घटनाओं में जो है विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो यह प्रश्न बचने से प्रश्न ये पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह उसमें जो उपस्थित पर्णहरित होता है वह सूर्य के प्रकाश से विकिरण ऊर्जा को जो है ग्रहण करता है, पहला पॉइंट था। दूसरा, विकिरण ऊर्जा का पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है वह जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करती है तो वह विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि पेड़ पौधे की पत्तियां जो है सूर्य की प्रकाश की जो विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती हैं तो उसको किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तीसरा पॉइंट है कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन होता है, ठीक है। यानी जो जल होता है H2O का मतलब जल होता है, ठीक है। जल का सूत्र क्या होता है तो हमने आपको कई बार बताया भी है, H2O का मतलब क्या होता है, जल होता है, ठीक है। तो जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। और चौथा पॉइंट है कि CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इसका आंसर समझ में आ गया है, आपको याद हो गया होगा। प्रश्न क्या है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण में कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय निम्नलिखित घटनाएं घटित होती है। पहला, पर्णहरित द्वारा विकिरण ऊर्जा का ग्रहण करना। दूसरा, विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। तीसरा, जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन करना। और चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया है, आपने इसको नोट कर लिया होगा और मेरी बातों को भी समझ लिए होंगे। नहीं समझ में आए तो फिर से ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न क्या था, देखिए किसी भी प्रश्न को समझने से पहले उस प्रश्न के बारे में जानना जरूरी है। देखिए कोई भी प्रश्न का आंसर भारी नहीं होता है, आप प्रश्न समझ गए तो आंसर आसानी से लिखा जा सकता है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जब कोई प्रश्न आंसर को याद करते हैं, ऐसे तो याद नहीं करना है, लेकिन अगर आप याद करते हैं तो पहले प्रश्न को समझिए। किसी भी प्रश्न का आंसर लिखने से पहले प्रश्न को समझना जरूरी होता है। अगर आप प्रश्न समझ गए, आपको प्रश्न याद है, तो आपको आंसर अपने आप लिखा जाएगा, याद हो जाएगा। समझ में आया ना? तो याद तो करना नहीं है, बस समझ लेना है कि प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी घटनाएं घटित होती है, प्रश्न हो गया। अब इसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है भाई, समझ में आ गया कि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, वह चीज समझना है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर कैसे लिखते हैं, तो सीधे सीधे अपनी भाषा बना लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण समय निम्नलिखित घटनाएं घटित होती है। पहला क्या है, तो पर्णहरित द्वारा विकिरण ऊर्जा का ग्रहण करना। पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है उसमें जो पर्णहरित होता है वह विकिरण ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है।
समझ में आए? यानी सूर्य की प्रकाश किरण जब इस धरती पर आती है तो सूर्य के प्रकाश में जो विकिरण ऊर्जा होती है वो पत्ती उसको क्या करती है, ग्रहण करती है। तो पहला पॉइंट हो गया कि पर्णहरित द्वारा विकिरण ऊर्जा का ग्रहण करना। दूसरा, विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यानी पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं तो जो विकिरण ऊर्जा, सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। समझ में आ गया? यानी विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। तीसरा, जल के अणुओं का, यानी जल का सूत्र H2O होता है, तो जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन करना। और चौथा पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अब बढ़े आगे कि फिर से समझा दें। प्रश्न क्या था कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण में कौन सी घटनाएं घटित होती है। आंसर कैसे लिखेंगे? तो अपनी भाषा में कैसे बना के लिखेंगे? तो आंसर लिखेंगे कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण समय पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के समय निम्नलिखित घटनाएं घटित होती है। हो गया? समझ में आ गया? आंसर कैसे लिखेंगे कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण समय निम्नलिखित घटनाएं घटित होती है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि पर्णहरित द्वारा विकिरण ऊर्जा का ग्रहण करना। दूसरा, विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। तीसरा, जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित करना। और चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलना। तो ये चारों पॉइंट है जो आपने नोट कर दिया होगा और समझ भी गए होंगे। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। इसके बाद एक और चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? नोट यहाँ पे हमने लिखा है, ध्यान से इस नोट को समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रोशनी प्रश्न में नोट प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधा जैसे नागफनी, मरुस्थलीय पौधा नागफनी है जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नागफनी जो है मरुस्थलीय एक पौधा है, नागफनी, जो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और मौलिक एसिड नामक मध्यस्थ उत्पाद बनाता है। वह अपने शरीर में मौलिक एसिड नामक मध्यस्थ उत्पाद बनाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। और यह प्रश्न प्रश्न में पूछा जाता है कि वह कौन सा मरुस्थलीय पौधा है जो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। तो वह पौधा है नागफनी। समझ में आ गया? नागफनी कैसा पौधा है? तो मरुस्थलीय पौधा है। ऐसे भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं। प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा पौधा है जो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, तो वह है नागफनी। यह कैसा पौधा है? तो एक मरुस्थलीय पौधा है और जब यह रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, साथ ही साथ यह मौलिक एसिड नामक मध्यस्थ उत्पाद बनाता है। तो ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि नागफनी जो है कौन सा एसिड का निर्माण करता है, तो मौलिक एसिड नामक मध्यस्थ उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। समझ में आ गया? तो नागफनी पौधा जो है मौलिक एसिड मध्यस्थ उत्पाद का निर्माण करता है। यह कैसा पौधा है? तो मरुस्थलीय पौधा है जो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ गई है। अगर इससे अब प्रश्न बनेगा तो आप बना सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रात्रि के समय वह कौन सा पौधा है, मरुस्थलीय पौधा जो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, तो आप बताइएगा नागफनी का पौधा। समझ में आ गया? यह कौन सा उत्पाद बनाता है? तो मौलिक एसिड नामक मध्यस्थ उत्पाद बनाता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कहिएगा तो आगे बना देते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जितने भी प्रश्न एक ही वीडियो में खत्म करते हैं, नहीं तो जैव प्रक्रम में बहुत सारे भी प्रश्न पढ़ने हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा इस एक लेसन खत्म करने में। तो मैं चाह रहा हूं कि प्रकाश संश्लेषण संबंधी जितने भी प्रश्न हैं, मैं भले ये आधा घंटा से भी बड़ा वीडियो बने तो मैं उसको सोच रहा हूँ कि मैं उसको बना ही दूँ, ठीक है, ताकि आपको सभी प्रश्न एक ही वीडियो में आ जाए, है ना। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। भागिएगा नहीं, लंबा वीडियो होगा लेकिन समझ जाइएगा, जान जाइएगा तो आपको फायदा करेगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब अवशेष प्रश्न को। कुछ बहुत सारे प्रश्न हमने अभी लॉन्ग पूछा, दीर्घ प्रश्न सीखा, तो हमने बहुत सारे प्रश्नों को सीखा अभी। तो अभी हम लोग जो है कुछ वचनिष्ठ प्रश्न को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने जितने भी प्रश्नों की चर्चा किया उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो वचनिष्ठ प्रश्न बनकर के आए। तो कुछ ऐसे ही वचनिष्ठ प्रश्न हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आज सभी प्रश्नों की चर्चा होगी, और वो उसमें से कोई भी प्रश्न प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वचनिष्ठ प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में
यानी पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा रंध्र में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष प्रश्न में प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो आप बताइएगा रंध्रों में। बढ़ते दूसरा नंबर प्रश्न क्यों? दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो याद रखिए जल से। किससे निकलता है? जल से। वर्ष प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसको याद रखिएगा। प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? तो जल से निकलता है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा हरे पौधों में होता है। कहाँ होता है? हरे पौधों में। वर्ष प्रश्न ये प्रश्न पूछ देता है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पेड़ प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो बहुत लोग लिख देता है पत्ती में, नहीं, हरे पौधों में होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ? हरे पौधों में। चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हरे पौधे? तो उत्पाद कहलाते हैं। ये एग्जाम में पूछता है वर्ष प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया कहलाती है। यानी जब पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, तो याद रखिएगा जब वो भोजन का निर्माण करते हैं तो भोजन का एक अंग से दूसरे अंग में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा परिवहन। क्या कहलाती है? परिवहन। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो परिवहन कहलाती है। एक चीज और याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में भोजन का जो सम्मोहन है या परिवहन जो है फ्लोएम उत्तक करता है। वर्ष प्रश्न हमने शुरू में ही बताया था, तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में भोजन का सम्मोहन फ्लोएम उत्तक करता है और पेड़ पौधों में जल का सम्मोहन जाइलम उत्तक करता है। सम्मोहन या परिवहन बात वही है, कंफ्यूजन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रश्न पूछेगा कि पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा उत्तक करता है? तो फ्लोएम उत्तक। और दूसरा प्रश्न पूछेगा कि पेड़ पौधों में जल का सम्मोहन कौन सा उत्तक करता है? तो जाइलम उत्तक। तो आशा करते हैं कि आपको यह भी प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, दिखाई दे रहा है आपको? प्रश्न है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। तो आप बताइएगा कि पादप अवशिष्ट जो संचित होते हैं वो पत्तियों में, छाल में और कोशिकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित होती है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। प्रश्न है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, यानी जो पेड़ पौधों के अवशिष्ट होते हैं वह कहाँ जमा होते हैं? तो आप बताइएगा कि पत्तियों में होते हैं जमा, छाल में जमा होते हैं और कोशिकीय रिक्तिकाओं में होती है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आप ये बातें समझ में आ गई कि पादप अवशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? तो पत्तियों में रहते हैं, छाल में रहते हैं और कोशिकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि हमने जो भी बातें बताया वह इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं इस बोर्ड पर दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है कि पौधे हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से सुनेंगे, समझ में आ जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं आप नोट्स बनाते चलिए, इससे आपको फायदा होगा। नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा कि बाद में आप भूल गए तो आप उसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है कि पौधे हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। मैंने कहा कि सभी प्रकाश संश्लेषण संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों में बताऊंगा। तो आप अच्छे बच्चे हैं और सभी प्रश्नों को जरूर नोट करते चलिएगा। जितने भी हमने दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताया, शॉर्ट क्वेश्चन बताया, लघु प्रश्न बताया, सभी को नोट कर लीजिएगा और सबको जो है 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्या है कि पौधे हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं क्यों? बहुत आसान सा आंसर है, पौधे की पत्तियों में विद्यमान वर्णक या रंजक अधिकांशतः नीले एवं लाल क्षेत्र के प्रकाश को ही अवशोषित करते हैं। ठीक है, वे हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए पौधे हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ गया? प्रश्न क्या था कि पौधे हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं क्यों? ठीक, इसका आंसर क्या होगा कि पौधों के पत्तियों में विद्यमान वर्णक या रंजक अधिकांशतः नीले एवं लाल क्षेत्र के प्रकाश को ही अवशोषित करते हैं। अब इससे एक क्वेश्चन प्रश्न पूछता है बीपीएससी के एग्जाम में, अभी जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था 68वीं बीपीएससी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के समय किस रंगों को अवशोषित करते हैं? तो याद रखना नीले एवं
लाल, नीले एवं लाल क्षेत्र में जो है नीले एवं लाल रंगों को ही अवशोषित करते हैं, हरे रंग को नहीं। समझ में आया ना, हरे रंग को यहाँ पे लिखा है कि हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए जो है पौधे हरे रंग को दिखाई पड़ते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नीले एवं लाल रंग के ही प्रकाश को अवशोषित करता है एवं हरे रंग को परावर्तित कर देता है, इसलिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो हरे रंग के ही दिखाई देते हैं। तो यह प्रश्न अब कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में जरूर लिखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि पौधे हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं क्यों। तो अब क्या जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा कि पौधों के पत्तियों में विद्यमान वर्णक या रंजक अधिकांशतः जो है नीले एवं लाल क्षेत्र के प्रकाश को ही अवशोषित करते हैं। ठीक है, वे हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए पौधे हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। एक चीज याद रखिएगा कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य 7900 एंगस्ट्रॉन होता है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य। इस चीज को भी याद रखिएगा। समझ में आ गया। प्रश्न क्या है, पौधे हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं क्यों। आप जवाब दीजिएगा कि पौधों की पत्तियों में विद्यमान वर्णक या रंजक अधिकांशतः नीले एवं लाल क्षेत्र में प्रकाश को ही अवशोषित करते हैं, वे हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए जो है पौधे हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इस बातें समझ में आ गई, आप इसने इसका आंसर लिख लिया होगा या आप समझ भी गए होंगे। एक चीज वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के समय जो है पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है किस रंग को अवशोषित करती हैं, तो नीले एवं लाल रंग को ही अवशोषित करती हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो नीले एवं लाल रंग को ही क्या करती है, अवशोषित करती है और हरे रंग को परावर्तित कर देती है, जिसकी वजह से जो है पेड़ पौधे के रंग जो है हरे दिखाई पड़ते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो आप जरूर इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब हरित लवक के बारे में। हरित लवक क्या है, आपके एग्जाम प्रश्न पूछ रहा है कि हरित लवक क्या है या हरित लवक से क्या समझते हैं, तो आप कैसे बताइए इसका आंसर। तो हरित लवक में प्रणहरित पाया जाता है, ये सबको पता है भाई। जितने भी हरित लवक होते हैं उसमें प्रणहरित पाया जाता है, जो हरे रंग के रंजक होता है। कैसा होता है, हरे रंग का रंजक होता है। वस्तुतः यह पोराफायरिन समूह का एक कार्बनिक पदार्थ है। समझ में आया ना, ये जो है पोराफायरिन समूह का एक कार्बनिक पदार्थ है जिससे में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रणहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है या हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। तो इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न पूछा जाता है। आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। और मैग्नीशियम क्या है, धातु है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। या प्रश्न पूछ देगा प्रणहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। या हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आशा करते हैं तो आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हरित लवक किसे कहते हैं, तो आप बताइए कि हरित लवक में प्रणहरित पाया जाता है जो हरे रंग का रंजक होता है। वस्तुतः यह पोराफायरिन समूह का एक कार्बनिक पदार्थ है। किस समूह का, पोराफायरिन समूह का एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको हरित लवक के बारे में समझ में आ गया होगा। प्रश्न पूछेगा हरित लवक किस समूह का सदस्य है, किस कार्बनिक पदार्थ का सदस्य है, तो वह है पोराफायरिन। वस्तुतः यह पोराफायरिन समूह का एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें जो है मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अब समझेंगे प्रणहरित के बारे में। याद रखिए प्रणहरित के 4 प्रमुख घटक होते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाए कि प्रणहरित के कितने घटक होते हैं, तो प्रणहरित के 4 प्रमुख घटक होते हैं। प्रणहरित ए, प्रणहरित बी, जैथोफिल और कैरोटीन। समझ में आ गया। प्रश्न पूछा जाए कि प्रणहरित के कितने घटक होते हैं, तो आप बताइएगा प्रणहरित के 4 घटक होते हैं। एक प्रणहरित ए, दूसरा प्रणहरित बी, तीसरा जैथोफिल और चौथा कैरोटीन। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें याद हो गई है। अब प्रणहरित ए में का रंग कैसा होता है, तो नीला और हरा। याद रखिएगा प्रणहरित ए का रंग जो होता है वह नीला एवं हरा होता है। प्रणहरित बी का जो रंग होता है वह पीला और हरा होता है। जैथोफिल का रंग पीला होता है और कैरोटीन का रंग नारंगी होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई कि प्रणहरित के 4 प्रमुख घटक होते हैं, प्रणहरित ए, प्रणहरित बी, जैथोफिल और कैरोटीन। याद हो गया, ध्यान से सुनेंगे। प्रणहरित के कितने प्रमुख घटक होते हैं, तो प्रणहरित के 4 प्रमुख घटक होते हैं। पहला प्रणहरित ए, दूसरा प्रणहरित बी, तीसरा जैथोफिल और चौथा कैरोटीन। सबके अलग अलग रंग होते हैं। प्रणहरित ए का रंग जो होता है वह नीला एवं हरा होता है। तो एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ जाएगा तो आप जरूर बताइएगा कि प्रणहरित ए का रंग कैसा होता है, तो नीला एवं हरा होता है। प्रणहरित का रंग कैसा होता है, तो पीला और हरा होता है। ठीक है,
ज़ैंथोफिल का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और कैरोटीन का कैसा रंग होता है? नारंगी होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी बातें समझ में आ गई है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपने इसको उतार लिया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अब आगे कि अगला कौन सा प्रश्न है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। समझ में आ गया ना? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला कौन सा प्रश्न है आप ध्यान से अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं इस बोर्ड पर आने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। यह प्रकाश संश्लेषण का सबसे अंतिम प्रश्न है और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कभी पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो जरूर इस प्रश्न को देख लीजिएगा, है ना। प्रश्न क्या है? मैंने हमारे दिमाग से जितने भी जैव प्रक्रम पाठ 1 में वर्ग 10वीं क्लास के एग्जाम में पाठ 1 जो जैव प्रक्रम है वर्ग 10वीं क्लास में, तो जैव प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने सभी प्रश्नों को आपको बता दिया है। तो ये प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न है, इसको समझ लेते हैं। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को लिखें। तो प्रश्न में पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने कौन कौन से कारक थे। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, अनेक कारक द्वारा प्रभावित होते हैं, अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इसमें अनेक बाह्य और आंतरिक कारक भी होते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने के लिए आंतरिक कारक भी होता है और बाह्य कारक होता है। तो बाह्य कारक में क्या क्या आता है? तो तापक्रम आता है, प्रकाश की तीव्रता आती है, जल आती है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन प्रमुख है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, बाह्य कारक कौन कौन से हैं? तो तापक्रम, प्रकाश की तीव्रता, जल और वायु में CO2 का सांद्रण। समझ में आ गया? याद हो गया? बाह्य कारक कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने के लिए बाह्य कारक कौन कौन से हैं? तो तापक्रम है, प्रकाश की तीव्रता है, जल है और वायु में CO2 का सांद्रण है। बस इतने याद रखना है। और आंतरिक कारक कौन कौन है? तो प्रणहरिम है, प्रस है, भोज्य पदार्थ का जमाव है, पत्तियों की आंतरिक संरचना है, ध्यान से यहाँ पे देख लेंगे, पत्तियों की आंतरिक संरचना है और पत्तियों की आयु है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इनके अनेक बाह्य और आंतरिक कारक होते हैं। बाह्य कारकों में कौन कौन सा आता है? तो तापक्रम आता है, प्रकाश की तीव्रता आती है, जल आता है और वायु में CO2 का सांद्रण प्रमुख है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये जो है बाह्य कारक है। आंतरिक कारक में कौन कौन सा आता है? तो प्रणहरिम आता है, प्रस आता है, भोज्य पदार्थ का जमाव आता है, पत्तियों की आंतरिक संरचना आती है और पत्तियों की आयु आती है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है, आपने इसको नोट कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और हमने जो भी प्रश्न बताया आज प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण का वीडियो बहुत लंबा हो गया। हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मैं आपको बताऊंगा प्रकाश संश्लेषण में। हमने बताया बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताया, बहुत सारे दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न को भी हमने चर्चा किया। नोट में कुछ बातें याद रखिएगा। याद रखिएगा एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, एक चीज याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है पत्तियों के मीजोफिल ऊतकों की कम कोशिकाओं में होती है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, नोट में बहुत सारी बातें हैं ना। एक चीज याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह पत्तियों के मीजोफिल ऊतकों की खम कोशिकाओं में होती है और प्रत्येक खम कोशिका में लगभग 300 या उससे अधिक हरित लौक पाए जाते हैं। तो यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पत्तियों के किस भाग में होती है। तो याद रखिएगा पत्तियों के मीजोफिल ऊतकों की खम कोशिकाओं में होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमने नहीं लिखा बोर्ड पे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम भी थक चुके हैं, है ना। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पत्तियों के मीजोफिल ऊतकों की खम कोशिकाओं में होती है और प्रत्येक खम कोशिका में लगभग 300 या उससे अधिक हरित लौक पाए जाते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है पत्तियों के किस भाग में होती है। तो मीजोफिल ऊतकों की खम कोशिकाओं में होती है। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये बातें समझ में आ गई और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। एक और चीज याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है
कम तीव्रता के प्रकाश में अधिक होती है और अधिक तीव्रता के प्रकाश में कम होती है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है कम तीव्रता के प्रकाश में अधिक होती है और अधिक तीव्रता के प्रकाश में कम हो जाती है। उच्च ताप प्रकाश संश्लेषण दर को घटा देता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आपने जो भी चीजें आज सीखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों ने ध्यान से पूरे वीडियो को देखा होगा। तो आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपने देखा है, समझा है, सोचा है और सीखा है। इसी के साथ देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं वे सभी बच्चे जरूर इन सभी को प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा और आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। इसी के साथ देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करते हैं, उन सभी मित्रों, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।